नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो लेकर आपके सामने। कल आम बजट की पेशकश के बाद आज लोकसभा में अपने बयान में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर बेहद जोरदार हमले किए हैं। राहुल ने कहा है कि आज दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का और दूसरा गरीबों का। दोनों हिंदुस्तान के बीच खाई गहरी होती चली जा रही है। राहुल का हमला सीधा था। उन्होंने कहा कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था में ए वेरिएंट फैल रहा है और उनका ये भी सीधा निशाना रहा कि अंबानी और अडानी पर जो वार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आज मैन्युफैक्चरिंग में 46% नौकरियां चली गई हैं क्योंकि असंगठित क्षेत्र की कमर तोड़ दी गई है। राहुल के आरोपों के मुताबिक रोजगार मुहैया कराने की बजाय 3 करोड़ युवाओं की नौकरी पिछले साल ही चली गई है। आज 50 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है। राहुल ने दावा भी किया कि यूपीए की सरकार ने 10 सालों में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, जबकि मोदी सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल दिया है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के बीच विजन के अंतर को लेकर सरकार को घेरा है। मैं अब आपको राहुल गांधी के बयानों को सुनाऊंगी और पब्लिक के सवालों को भी उठाऊंगी, लेकिन पहले देखते हैं आज की 3 बड़ी खबरें। चुनावी रणभूमि में आज अमित शाह ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में बाहुबली नहीं बजरंग बली हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि दंगा कराने वालों और माफिया की गर्मी 10 मार्च के चुनाव के रिजल्ट के बाद शांत हो जाएगी। उधर शामली से गाजियाबाद तक विजय यात्रा निकालकर अखिलेश यादव ने कहा है कि ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी का है। आज की दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने 2024 का अपना यूपी प्लान सामने रखा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस 2024 में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी। मौजूदा चुनाव में ममता ने अखिलेश के समर्थन में चुनाव प्रचार का ऐलान भी किया। तो 2000 चुनाव लोकसभा पर नजर है और ममता बनर्जी प्रतिद्वंदी बनना चाहती हैं 2024 में नरेंद्र मोदी की। आज की तीसरी बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने दावा किया है कि 42 विधायक उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में थे, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी के पक्ष में सिर्फ 2 विधायक थे। जाखड़ ने यह दावा तब किया है जब कांग्रेस पंजाब चुनाव को लेकर अपने चीफ मिनिस्टर चेहरे का ऐलान करने वाली है। चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू पहले से ही सीएम चेहरे पर अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब क्या होगा, इस पर एक और प्रश्न चिन्ह सुनील जाखड़ के इस बयान के बाद आ गया। आज राहुल गांधी ने जब लोकसभा में अपने जवाब में बेहद आक्रामक रवैया अपनाया और सरकार को घेरा। सबसे तीखा हमला 2 हिंदुस्तान बनने को लेकर था। आइए आपको उनका यह बयान सुनाती हूं। तो 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन 2 हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि आज राष्ट्र खतरे में है और ये खतरा अंदर से भी उतना ही है जितना बाहर से है। अंदर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को इस खतरे का कारण बताया। राहुल गांधी ने The nation is now at risk. The nation is at risk. The nation is at risk from outside, from inside. The nation is at risk from inside. And that is a very dangerous place for a nation to be. And I don't like it. I am very uncomfortable with my nation, with my beloved country standing where it is standing. Completely isolated on the outside, fighting on the inside, institutions captured, states not able to speak to each other. This worries me. It frightens me for my country. And so that is why
I thought it was important that I speak today. I know that many of you will just rubbish what I'm saying. I understand it. That's what you've been told to do. And I'm happy to let you do it. But remember what I said. You are putting this nation, this wonderful nation and its people at huge risk. Stop. राहुल गांधी ने भारत की न्यायपालिका और चुनाव आयोग को पेगासस के साथ खड़ा कर दिया और कहा कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग और पेगासस को सरकार एक तरह से इस्तेमाल कर रही है, एक टूल बना हुआ है ये सारे के सारे संस्थान। And I'll give you examples. The judiciary, the election commission, Pegasus. These are all instruments of destroying the voice of the Union of States. तो आज पब्लिक का सवाल राहुल को दो हिंदुस्तान क्यों दिख रहे हैं? बीजेपी के राष्ट्रवाद पर राहुल का सवाल, न्यायपालिका, इलेक्शन कमीशन की तुलना पेगासस से क्यों? यही है आज के बड़े सवाल और आज हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे इन सवालों के जवाब जरूर पूछेंगे। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्मिता प्रकाश एडिटर हैं एएनआई की, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजेंद्र सांखला जी कांग्रेस के लीडर हैं और आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं और पॉलिटिकल राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। पर पहला सवाल मैं शहजाद पूनावाला से पूछूंगी। शहजाद पूनावाला, आंकड़े रखे हैं कुछ राहुल गांधी ने और पहला उन्होंने जो कहा कि यहां दो भारत हैं, एक जो अमीरों का है, एक जो गरीबों का है। और उन्होंने अपने सरकार के बारे में कहा कि उन्होंने 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया था और आपकी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को इस पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे कर दिया है। क्या जवाब है आपका ये तर्क जो राहुल गांधी ने दिया? नाविका जी धन्यवाद। दो भारत नहीं, दो राहुल गांधी है और दोनों ही राहुल गांधी बुरे और बहुत बुरे हैं। क्योंकि बुरा राहुल गांधी जाकर वादा करता है 10 दिन में कर्जा माफी करा दूंगा और बहुत बुरा राहुल गांधी उन किसानों की जमीन को नीलाम करवाता है। बुरा राहुल गांधी कहता है कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। बहुत बुरा राहुल गांधी जो है राजस्थान में सबसे ऊंचे दाम पर पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी बिकवाता है। बुरा राहुल गांधी कहता है कि मैं किसान आंदोलन के साथ हूं, पर बहुत बुरा राहुल गांधी जो है जब किसान आंदोलन करते हनुमानगढ़ में तो डंडों से पिटवाता है। बुरा राहुल गांधी कहता है कि मैं गरीबी हटाना चाहता हूं और बहुत बुरा राहुल गांधी यह नहीं बताता कि 4 पुश्तें चली गई परंतु गरीबी हटाओ आज तक पूरा नहीं हुआ। बुरा राहुल गांधी कहता है कि हमने गरीबों के लिए बहुत किया, कभी 30 सेकंड में 23 करोड़ का आंकड़ा देता है और फिर 27 करोड़ का आंकड़ा देता है। आंकड़ा तो पता नहीं, पर बहुत बुरा राहुल गांधी यह नहीं देखता है कि 80 करोड़ लोगों को आज हमने 2 वर्षों से मुफ्त राशन देने का काम किया है। बुरा राहुल गांधी जो है आज उसको परिवार पर खतरा नजर आता है तो उसको लोकतंत्र पर खतरा नजर आता है। बहुत बुरा राहुल गांधी जो लोकतंत्र का ढिढोरा पूरे देश में पीटता है वो ये नहीं बता पाता कि उसकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र मुक्त जोन क्यों बना रखा है जहां पर ना गुलाम नबी आजाद को ना कपिल सिब्बल को बोलने की आजादी है। बुरा राहुल गांधी और बहुत बुरा राहुल गांधी को मेरा केवल एक ही सवाल है कि आज आप परिवार के हित को देखते देखते देश हित को इतना पीछे छोड़ गए कि इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी पर भी हमला कर दिया। अरे मुझे तो पता है ना आपको भारत की देश की सेना पर भरोसा है, ना आपको इस देश की जुडिशरी पर भरोसा है, ना आपको इस देश की इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा है, ना पार्लियामेंट पर भरोसा है। ये चयनात्मक कंडीशनल जो कमिटमेंट है ना डेमोक्रेसी को, ये केवल और केवल उनमें होती है जिनका डीएनए इमरजेंसी वाला होता है और जो परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखते हैं। शहजाद पूनावाला, आपने जो भी जवाब दिए थोड़े रेटोरिकल थे। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था, 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उन्होंने किए और 23 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे आपने किए। इसका कोई स्पेसिफिक जवाब अगर आप दे सकें। जी नाविका जी, आज जब हमने 10 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बनाए, 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड किया जनधन योजना से, जब हमने 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के पास और घरों में गैस सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाए, जब हमने हर गांव में आज बिजली पहुंचाई है,
जब आज हमने 80 करोड़ लोगों को पूरे 2 साल तक पूरा मुफ्त खाना और राशन दिया है, जब हमने आज पिछले कई वर्षों में अगर आप देखें किस प्रकार से इकोनॉमी कोविड काल होने के बावजूद भी इकोनॉमी आज 9.2 की दिशा में जा रही है, आज अगर हमने ये सारी चीजें की है तो इसको आप मानेंगे कि गरीबी से लोगों को उठाने का काम हुआ है या लोगों को गरीबी में डालने का काम हुआ है? देखिए, जिनको गरीबी एक्सपीरियंस करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए किसी कलावती के घर जाना पड़े, वो गरीबी को स्टेट ऑफ माइंड समझ सकते हैं। हम गरीबी को स्टेट ऑफ माइंड नहीं, हम गरीबी को स्टेट से बाहर निकालने के लिए जो प्रयास किया है वो आज लोगों के सामने है। आज देश में 8.7 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंच रहा है और भी 3.5 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाएंगे। क्या पता राहुल गांधी को कि 4 घंटे एक बाल्टी पानी के लिए खड़ा होना क्या होता है? क्या पता राहुल गांधी को कि जब शौच के लिए सुबह 5 बजे निकलना पड़े, अपनी आबरू और अस्मिता को दांव पर डालकर, और फिर ऐसे वातावरण में जाना पड़े और फिर पूरा दिन शौच के बिना घर में बैठना पड़े? ये चीजें राहुल गांधी को केवल स्टेट ऑफ माइंड ही लग सकती है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आपने तो, आपके दादा परदादा ने तो दिया था ना नारा गरीबी हटाओ, फिर दादी ने दिया, फिर पिताजी ने दिया, फिर पिताजी के बाद माताजी की सरकार ने दिया और आज आप भी दे रहे हैं। गरीबी क्यों नहीं हटी 70 साल में? गरीबी इसलिए नहीं हटी क्योंकि आपने केवल अपने परिवार की गरीबी हटाई। और मैं आपको कई आंकड़े गिना सकता हूं। गजेंद्र सांखला जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी जी के समय से चला आ रहा है, आज भी गरीबी हटी नहीं है, ऐसा क्यों? सवाल उठा रहे हैं शहजाद पूनावाला जी, जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, अभी आपके सामने बीजेपी के प्रवक्ता ने एक जिम्मेदार सांसद के खिलाफ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह से घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं ये बात जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जो सवाल आपने पूछा उस सवाल का जवाब ये नहीं दे पाया। इसलिए नहीं दे पाया कि ये पूरी की पूरी झूठ की सरकार देश की जनता को गुमराह करने के लिए लगातार झूठी बातों की अफवाह फैला रही है। ये इस केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के आंकड़े हैं कि देश के अंदर आज करीब करीब 27-28 करोड़ लोग इस पूरे 7.5 साल के अंदर गरीबी रेखा से नीचे चले गए, जो कांग्रेस के 60 सालों के अंदर गरीबी से बाहर निकल करके आए थे। इन लोगों ने केवल लोगों को भ्रमित करने का काम, जब कांग्रेस की तरफ से जनता को मुफ्त अनाज मुफ्त दिया जाता था तब ये कहते थे तो जनता को निठल्ला बना रहे हो। आज चिल्ला चिल्ला करके मुट्ठी भर अनाज कमजोर लोगों को दे रहे हैं, ये बैठ करके यहाँ पर गिना रहे हैं। आपने कहा 5 रुपए में देश की अर्थव्यवस्था बहुत चिंताजनक है। कहा बेरोजगारी, आप बताइए, आप राजस्थान से, राजस्थान में अर्थव्यवस्था बहुत चिंताजनक है। राजस्थान में देश की सबसे ज्यादा गैस के सिलेंडर, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बेरोजगार है राजस्थान में। प्रवक्ता महोदय मैं बीच में नहीं बोला था, और जिसमें बोलोगे ना उसमें बोलने नहीं दूंगा मैं। इस बात का ख्याल रखना। राजस्थान में क्या ये झूठ है? बिल्कुल झूठ है। तुम्हारी पूरी सरकार झूठी है, तुम्हारा प्रधानमंत्री झूठा है। वो खुद कहता है मंच पर झूठ बोलो, झूठ बोलो और झूठ बोलो और झूठ बोलो। तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन है? तुम्हारा प्रधानमंत्री इमरान खान है। तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन है? बताइए मुझे। तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन है? गजेंद्र बात को अच्छी तरह से सुन लो। प्रधानमंत्री 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट इस बात का द्योतक होगा कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ के एक मिनट माफ कीजिएगा सज्जनों, माफ कीजिएगा, एक मिनट। शहजाद पूनावाला जी, मैंने आपको ओपनिंग कमेंट देने के लिए समय दिया था। अब गजेंद्र सांखला जी बोल रहे हैं, उन्हें बोल लेने दीजिए, क्योंकि दोनों बोलेंगे तो हमारे दर्शक कुछ सुन नहीं पाएंगे। तो मैं आप दोनों से दरखास्त करती हूँ कि एक एक करके बोले, और मैं बिल्कुल दोनों को समय दूंगी, मैं दोनों को समय दूंगी। इस वक्त गजेंद्र सांखला जी आप जवाब दे रहे थे, आप जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। आपने जो सवाल खड़ा किया कि 7.5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर देश की 27 से 28 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे क्यों आई, इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये केवल झूठों की सरकार है। ये झूठे आंकड़े बताते हैं। हमने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दे दिए, वो सारे सिलेंडर आज घरों में पड़े हुए हैं। कोई भी गरीब 1000 रुपए के अंदर सिलेंडर बनाने की स्थिति में नहीं है, उनकी आत्मा रो रही है।
तुम्हारे इन कारनामों की वजह से डीजल, पेट्रोल, गैस, सीमेंट, लोहा आज चरम सीमा पर है। और ये लोग कहते हैं महंगाई पर चर्चा मत करो, बेरोजगारी पर चर्चा मत करो, केवल चर्चा किस पे करो? हिंदू मुसलमान पर, भारत पाकिस्तान के ऊपर। और उसके बाद किस पे चर्चा करो? आप चर्चा करो कि देश के अंदर किस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाया जा सके। देश के अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इसको बदनाम करने की साजिश। अरे ये बता, 7.5 साल के अंदर आप लोगों के नेतृत्व में देश का काफिला कैसे लूटा, कैसे अडानी और अंबानी की संपत्तियां बढ़ती जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज नौजवान बेरोजगारी की कतार के अंदर खड़े हैं, महिलाओं की अस्मिता खतरे के अंदर है, किसान 14 महीने तक सरहद पर बैठे रहे, 700 से ज्यादा किसान उसके अंदर शहीद हो गए। मैं बिल्कुल आ रही हूँ आपके पास, लेकिन मैं स्मिता जी को लाना चाहूंगी। फॉरेन अफेयर्स में स्मिता जी को बहुत दिलचस्पी भी है और एक बीट के तौर पर उन्होंने कवर भी किया है। तो आज राहुल गांधी ने गरीबी पर जो इशू उठाए हैं वो तो एक तरफ, दूसरी तरफ उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी कुछ इश्यूज उठाए और उन्होंने कहा कि भारत ने मोदी जी के अंडर जो काम किया है उसमें उन्होंने काम किया है चीन और पाकिस्तान को साथ लाने का। और उन्होंने कहा है कि इस वक्त भारत पूरे देश में अकेला खड़ा नजर आ रहा है। और अभी जो फॉरेन मंत्री हैं हमारे डॉक्टर जयशंकर, उनका ट्वीट आया, उन्होंने कहा है कि लोकसभा में जो राहुल गांधी जी ने कहा उसके बारे में थोड़े से जो तथ्य हैं वो सामने रखने की जरूरत है। और उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री के लेसन्स देने पड़ेंगे। पाकिस्तान ने 1963 में क्या किया, पाकिस्तान ने चाइना ने 1970s में क्या किया, इन सारी चीजों का ब्यौरा दिया है स्मिता प्रकाश डॉक्टर एस जयशंकर ने। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आज राहुल गांधी ने बजट के जवाब में फॉरेन पॉलिसी भी लाया, गरीबी बेरोजगारी भी लाई, लेकिन फॉरेन पॉलिसी पे जो उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि ये उन्होंने कुछ ऐसी बातें नहीं कही जिस पर शायद खुद उंगलियां उठेंगी कांग्रेस के अपने इतिहास पे? फॉरेन पॉलिसी पे बात करने से पहले शायद उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह से थोड़ी बहुत सीख लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर चाइना और पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे तो राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि चाइना पाकिस्तान हमेशा एक ही पेज पर था। उनके जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं एक हैं विद रिगार्ड टू दिस रीजन, जो सब कॉन्टिनेंट है, जो जनूबी एशिया का पूरा जो एक एरिया बनता है, उसमें पाकिस्तान और चाइना के इंटरेस्ट हमेशा एक थे। और ये तो मतलब वो अगर शिवशंकर मेनन से भी पूछ लेते, जो उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो थ्योरी है उसके बारे में बात करते, जो सीपेक का जो मसला था, क्यों भारत उसमें वी वर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, ये तो तब हुआ था जब शिवशंकर मेनन फॉरेन सेक्रेटरी थे। तो उनसे पूछ लेते, कितने सारे लोग हैं जो राहुल गांधी को एडवाइस देने के लिए कतार में खड़े हुए हैं, उनके सपोर्टर्स इतने सारे हैं, तो उन्हीं से पूछ लेते कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कि क्यों अगर आप सोचते हैं कि 2014 के बाद चाइना और पाकिस्तान एक साथ हुआ है, तो आप किसी स्कूली बच्चे से पूछ लेते, जो हम सब ने फॉरगेट अबाउट फॉरेन पॉलिसी कवर किया हो कि नहीं किया हो। हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस जो हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है 11th 12th स्टैंडर्ड में, हम तब की बात करते हैं, वो स्टूडेंट्स आपको बता सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान एक साथ है, हमेशा एक साथ रहा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रख सकते चाइना के साथ, या फिर तिजारत नहीं कर सकते चाइना के साथ। हम करते हैं। हम एनिमी या एनिमीज फ्रेंड में हमने फर्क करना जरूरी होता है, ये सीखना जरूरी है राहुल गांधी को। पर खैर देयर इज नो पॉइंट सेइंग इट। पर उन्होंने ये भी कहा कि रिपब्लिक डे के लिए हम एक कोई भी फॉरेन नेशन से हम एक वीआईपी गेस्ट नहीं ला सकते। आई डोंट अंडरस्टैंड ये कहां से उनको किसने कह दिया। कभी कभी मुझे लगता है ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ते हैं शायद, कि क्यों आप वो ऐसे बात करते हैं। उनके स्पीच में भी अगर आप देखें तो जैसे कोई थिंक टैंक में जो इंटर्न्स होते हैं ना, वो बात करते हैं नेशन स्टेट क्या होना चाहिए, नेशन क्या होना चाहिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। मतलब
वो रियल पॉलिटिक्स नहीं करते जमीन पर, ना ही पार्लियामेंट में। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या वो हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है, नेशन और नेशन स्टेट्स में क्या फर्क है, ये सब आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या ये कोई इल्यूजन है कि ये कोई कि आप पार्लियामेंट में खड़े होके इतनी बेसिक चीजों पे आप बात कर रहे हैं। आप इतने 3 टर्म शायद हो चुके हैं राहुल गांधी को, और अभी भी वो अगर आप नहीं सीखे कि चाइना पाकिस्तान जो है उनके इंटरेस्ट एक जैसे हैं, और 2014 से नहीं बहुत पहले से। और दूसरा, अगर आप नेशन और यूनियन ऑफ नेशंस, यूनियन ऑफ स्टेट्स अगर वो भी नहीं जानते, आप मोनार्की और डेमोक्रेसी, आप मोनार्की की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भारत एक मोनार्क है, शहंशाह की बात कर रहे हैं। कहां से आप कर रहे हैं? आप इलेक्शंस आप लड़ रहे हैं, अभी भी इलेक्शंस, खैर आप कैंपेन नहीं कर रहे अलग बात है, लेकिन इलेक्शंस चल रहे हैं भारत में। क्या मोनार्की में कोई इलेक्शंस चलते हैं? ये बोलने की जरूरत है आपको। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आशुतोष जी, डॉक्टर एस जयशंकर ने ये आईना भी दिखाया है, चाइना पाकिस्तान पर तो दिखाया है और कहा है 1963 में पाकिस्तान ने इलीगली कैसे शख्सगाम वैली चाइना को दे दिया था। चाइना ने काराकोरम हाईवे पीओके में 70s में बनाया, 70s में दोनों नेशन में न्यूक्लियर कोलैबोरेशन हुए और 2013 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना शुरू हुआ। और इन सारे कालों में शायद कांग्रेस की सरकार थी। ये इतिहास शायद राहुल गांधी भूल गए। पर एक तरफ ये बातें हैं, एक तरफ बेरोजगारी और इनकम और पॉवर्टी की बातें हैं, और एक तरफ उनका कहना था कि आपने इंसल्ट कर दी लोगों की, कि आपने चप्पल बाहर उतरवा दिए घर के, और इससे बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं ने इंसल्ट कर दी कुछ लोगों की। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जमीनी सच्चाई नहीं है आशुतोष जी कि भारत के कई घरों में चप्पल बाहर ही उतार के अंदर जाया जाता है? ये महज एक वे ऑफ लिविंग है, और भारत देश के बहुत सारे घरों में ये प्रथा चलती है। एक बार ये बाइट आपको जरूर सुनवाना चाहती हूं आपके जवाब से पहले। Demand an apology from the Home Minister. And this represents again the idea of a union of states versus the idea of a king. Now, a few days ago, some political leader, I'm not going to name, came to me from Manipur, and he was very agitated. I spoke to him, I said, why are you agitated, my brother? And he says, Rahul ji, I have never felt as insulted as I have a few days ago. I said, why? He said, Rahul ji, a delegation of Manipuris, political leaders, senior leaders went to see the Home Minister. Outside his house, we were told to take off our shoes. And when we went inside his room, we found that the Home Minister was wearing his chappals. आशुतोष जी, ये गृह मंत्री से इस बात की माफी चाह रहे हैं कि चप्पल बाहर उतारनी पड़ी, ये इसका क्या तर्क है? नहीं, राहुल गांधी का मजाक उड़ाना तो बहुत आसान काम है, लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं उन सवालों पे चर्चा होनी चाहिए। एस जयशंकर इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं कि विदेश मंत्री रहते हुए उनके अपने विदेश मंत्रालय ने किस तरीके से प्रेस रिलीज जारी की थी, और उस प्रेस रिलीज में इस बात का एडमिशन था कि चीन की सेना अंदर आ गई है, और बाद में जब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि न कोई अंदर घुसा है, न घुसा हुआ है, न कोई घुसेगा, तो उसके बाद में खुद प्रधानमंत्री को, खुद विदेश मंत्रालय को लीपापोती करनी पड़ी थी। ये सवाल आज की तारीख में 2014 के बाद से अभी तक की विदेश नीति भारत की है क्या? आज की तारीख में अगर आप विदेश नीति पर सिर्फ नजर डालेंगे तो नेपाल से भी आपके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। श्रीलंका में चाइना वहां पे घुस चुका है। पाकिस्तान, चाइना और रशिया का एक अलग ट्रायंगल वहां बन रहा। अफगानिस्तान में आप बिल्कुल पूरी तरीके से आइसोलेटेड हो गए। अमेरिका जाके आपने डोनाल्ड ट्रंप जीते, इस बात की बात की आपने। आज आपकी तारीख में डेमोक्रेट्स भी आपके साथ वहां खड़े दिखाई नहीं पड़ते। उस पर चर्चा करना ही बेकार है। तो जयशंकर को इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि क्या वो हिंदुस्तान के इतिहास के वन ऑफ द वर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर्स में से जाएंगे या वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स में से जाएंगे। सवाल दूसरा है,
सवाल इस बात को लेकर यह है कि हम आज की तारीख में इकोनॉमी के ऊपर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते। इकोनॉमी 2019-20 कोविड के ठीक पहले का जो क्वार्टर है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था 3.1% थी, लोएस्ट इन अ डेकेड। तो 3.1%, और अभी जो खुद नेसो के नए डेटा आए हैं उन्होंने जो जीडीपी था उसको में करेक्शन किया और कहा कि उस पूरे साल में 4.2% नहीं था, 3.7% था। हम 3.7% पे इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब क्यों हुई, क्या कारण थे, अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल के सबसे ऊंचे मकाम पर क्यों था, इस पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। यह बात बिल्कुल सच है और इस बात को आप अभी गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। 2005 से लेकर 2017 तक 12 साल के टेन्योर में 27 करोड़ लोग जो है वो गरीबी की रेखा से ऊपर आए। इट्स अ मैटर ऑफ गूगलिंग, नथिंग मोर। और अगर अभी आप हाल के हालों में देखेंगे, मैं कोविड को नहीं जोड़ता हूं, लेकिन कोविड को अगर आप जोड़ेंगे तो 84% लोगों की आय घटी है। तो अगर 84% लोगों की आय घटी है तो इसका सवाल का जवाब तो वर्तमान सरकार से ही मिलेगा। 2014 के पहले क्या हुआ उसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी ने दे दिया, जनता ने उनको हरा दिया, जनता ने उनकी सीटों को 50 सीटों के नीचे लेके आ गए। ये जो परंपरा इस देश में शुरू हो गई है कि आप सवाल मौजूदा सरकार से पूछा जाए और उसके जवाब उस सरकार के पहले की सरकारों से दे, मुझे लगता है कि यह परंपरा ठीक नहीं है। और एस जयशंकर को सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्या आज भी चीन हमारी सीमा के अंदर घुसा हुआ है, घुसा हुआ नहीं है। नेपाल से हमारे रिश्ते खराब हैं या अच्छे हैं। श्रीलंका के अंदर चाइना क्यों अंदर तक घुस गया है। चाइना और पाकिस्तान के बीच की जो रिश्ता है वो आज किस मकाम पर है और क्या उसकी तुलना उसी तरीके से कर सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान तो जायज बात है। शहजाद पूनावाला जायज बात उठा रहे हैं, जायज मुद्दा उठा रहे हैं आशुतोष जी कि आज के समय की जो बातें हैं उन पर सरकार की जवाबदेही बनती है और सरकार को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है नाविका जी, महंगाई की रैली में जाकर हिंदुत्व पर ज्ञान हमने नहीं दिया, वो राहुल गांधी ने दिया। महंगाई पर चर्चा करनी थी, राजस्थान गए थे तो वहां पर कितनी बिजली की दरें बढ़ाई है और वहां पर कितना पेट्रोल का दाम है वो चर्चा करके आते। महाराष्ट्र में विदेशी दारू पर वैट क्यों नहीं घटाई वो भी चर्चा करते, पर सवाल वो नहीं है। ये वीडियो है राहुल गांधी का, 30 सेकंड के अंतर में एक बार कहते 23 करोड़ को हमने पॉवर्टी से निकाला, फिर कहते 27 करोड़ को पॉवर्टी से निकाला। आप पहले आंकड़े तय कर लीजिए, क्योंकि आंकड़ों के साथ साथ झूठ बोलने की प्रथा राहुल गांधी की, किस प्रकार से पार्लियामेंट में उन्होंने फ्रांस के बारे में झूठ बोला था, वहां से फटकार पड़ी थी। उन्होंने एक और झूठ बोला, हमारे साथ आदरणीय स्मिता जी है, उनसे पूछे, उन्होंने कहा रिपब्लिक डे पर कोई फॉरेन गेस्ट नहीं आया। यह बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि कोरोना काल था उस समय, इसीलिए कोई फॉरेन गेस्ट आ नहीं पाए। जो फॉरेन गेस्ट आने वाले थे, 5 सेंट्रल एशिया के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, वो 27 तारीख को उन्होंने समिट की। एक और झूठ उन्होंने बोला, झूठ तो इतने सारे बोलते हैं, एक और झूठ मैं आपको सुनाता हूं। मणिपुर के बारे में जो झूठ बोल रहे हैं, ये वो व्यक्ति बोल रहा है जिसने कुत्ते की प्लेट में बिस्किट रखा हुआ असम के एक आज के मुख्यमंत्री को उन्होंने ऑफर किया था कि ये लो तुम वो बिस्किट खाओ जो मेरे पिड्डी के लिए है। वो व्यक्ति आज राजनीतिक शुचिता की और राजनीतिक कर्टेसी की बात करता है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, चाइना की बात करते हो, तुम्हारे परिवार ने 40,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत का दे दिया चाइना को और 5,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को दे दिया। तुम्हारी सरकार रहते हुए तो सियाचिन भी देने का प्लान था। तुम्हारी सरकार थी तो चाइना से एमओयू करके भारत के आर्थिक हितों का समझौता कर दिया। तुम्हारी सरकार थी तो पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिलाते रहे, और जब डोकलाम क्राइसिस हो रहा था तो चीनी एम्बेसडर के साथ चाइनीज फूड खा रहे थे। तुम्हारी सरकार रहते हुए तुमने 600 बार इंकर्जन होने दिया, तुमने कहीं हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को दे दिया। आज तुम आकर कहते हो जब हमने गलवान में बलवानी दिखाई, शहीद हुए पर 1 इंच जमीन नहीं दी, तो तुमने कहा कि गलवान में तिरंगा नहीं लहरा रहा है। इस प्रकार से झूठा चाइना का प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? नाविका जी मेरा मुंह मत खुलवाइए, ये तो पूरे दुनिया में इनकी पोल खुल चुकी है। आपने भी कई सवाल उठाए और गजेंद्र सांतला जी, पब्लिक के भी सवाल आ रहे हैं और पब्लिक जी गजेंद्र जी, मैं आप ही के पास आ रही हूं। पब्लिक का सवाल है, धर्मवीर राजस्थान से पूछ रहे हैं, आज राहुल गांधी ने देश की संसद में चीन और पाकिस्तान की तारीफ तथा भारत और भारत के उद्योगपतियों के खिलाफ जहर क्यों उगला? क्या राहुल गांधी चीन के उद्योगपतियों के साथ खड़े हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये उद्योगपति सिर्फ पिछले 7 साल में बड़े हुए हैं? क्या ये अडानी और अंबानी कांग्रेस के दौरान में नहीं थे?
क्या ये तब अपना उद्योग नहीं चला रहे थे? मैं पूछना चाहती हूँ गजेंद्र सांखला जी, आप कहते हैं नौकरियां नहीं है, और मैं बहुत संजीदगी से पूछना चाहती हूँ। आपने कहा नौकरियां नहीं है, जी बिल्कुल नजर आ रहा है कि नौकरियों की प्रॉब्लम है, और कोविड काल में ये और बढ़ी है प्रॉब्लम। लेकिन नौकरियां अगर आएंगी तो कहां से आएंगी? उद्योगों से आएंगी। उद्योग लगेंगे तो आएंगी। उद्योग तब लगेंगे जब उद्योगपति लगाएंगे इनको। अगर हम सब हमेशा मिलकर उद्योगपतियों को गाली देते रहेंगे, कहते रहेंगे कि लुट गया भारत, इनकी वजह से लुट गया, ये विलन है देश के, इन्होंने खराब कर दिया है सब कुछ, तो कौन लगाएगा पैसा इस देश में? अपने भारतीय नहीं लगाएंगे। और आपको पता है कि यूपीए के इतिहास में बहुत से ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने बाहर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, भारत में कम। गजेंद्र सांखला जी, यह भी एक सच है, और यह भी एक सच है कि जब यूपीए की सरकार थी, हालांकि मैं मानती हूं आशुतोष जी की बात, मैं मानती हूं कि आज के दौर की चीजें बिल्कुल इस सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन अपने दौर के सवाल भी भूलने नहीं चाहिए। गजेंद्र जी। नाविका जी, आपकी बात सही है। पहली बात तो मैं चाइना के ऊपर जवाब दे दूं। चाइना के अंदर अरुणाचल ईस्ट के लोकसभा सांसद है तापिर गाओ, उनका 20 जनवरी को राजस्थान पत्रिका के अंदर उनका लेख छपा है। उन्होंने कहा है कि भारत की सीमा के अंदर चीन ने 3 से 4 किलोमीटर अंदर सड़क बना ली है, और सरकार का, देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने झूठ बोलते हैं कि ना कोई आया है, ना कोई वहां है, ना कोई आएगा। इस तरह से देश की जनता को भ्रमित और झूठ बोल करके भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात आपने कही अभी सरकारी नौकरियों की और पूंजीपतियों की आपने बात कही। आप देखिए 7.5 साल के अंदर देश के अंदर अगर किसी पूंजीपतियों का नाम अखबारों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, अलॉटमेंट के माध्यम से, ठेकों के माध्यम से आ रहा है, तो केवल 2 उद्योगपतियों का, और वो है अडानी और अंबानी। लगातार इन दोनों की परिसंपत्तियों के अंदर कभी अडानी आगे आ रहा है, कभी अंबानी आगे आ रहा है। क्या देश के अंदर केवल 2 उद्योगपति है? आप सभी उद्योगपतियों को साथ लेकर क्यों नहीं चल रहे? फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसिस ओलांद ने इस बात की गवाही दी है कि राफेल के सौदे के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने केवल रिलायंस एक नाम दिया और उसको हमने टेंडर दिया। क्या ये देश का सबसे बड़ा? तो सांखला जी, आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी आपको कोई विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने आज सुप्रीम कोर्ट का भी नाम लिया, और सुप्रीम कोर्ट पर जिसे विश्वास नहीं है उसे किस पे विश्वास होगा? किस पे होगा? इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर इंस्टीट्यूशन। नाविका जी 70 साल के अंदर पहली बार हुआ है कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि सरकार के अंदर हमारा काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, हमारा दम घुटता है। लेकिन सांखला जी, उसके बाद उन 4 जजों में से एक जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। उन 4 जजों के बाद एक जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, और उन्होंने भी कई ऐसी चीजें बताई हैं। लेकिन ये चर्चा कभी और। शहजाद पूनावाला, 2 मिनट का समय दूंगी क्योंकि मुझे अगली डिबेट पे जाना है। शहजाद कुछ काउंटर कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई नाविका जी, मुझे अभी अपनी बात ऐसा है नाविका जी, नाविका जी, आपने बेरोजगारी की एक बात और खड़ी की। नाविका जी, इनको बोलिए, इन्होंने जो तमाशा करना था तो कर दिया, अब मेरी बात आगे लीजिए। रेलवे के अंदर आप देखिए 3rd ग्रेड की, 2nd ग्रेड की भर्ती पिछले 4 सालों से नहीं हो रही है। जितने तमाम इंस्टीट्यूट नाविका जी जवाब दे सकता हूं। कांग्रेस की सरकारों ने देश में खड़े किए, एक एक करके उनको बेचने का काम ये वर्तमान की सरकार कर रही है, इसलिए नौकरियों में समस्या आई है। ये सवाल सिर्फ आपके नहीं है, ये सवाल हमने भी उठाए हैं और हमने भी सरकार से पूछा है। लेकिन कैसे होगी? शहजाद पूनावाला जवाब दे रहे हैं। शहजाद पूनावाला जवाब दे। नाविका, अब मैं बीच में आ रहा हूँ जी। देते रहेंगे। जी नाविका, मुझे बताइए रोजगार नाविका, इस प्रकार से डिबेट नहीं होती। हाँ जी 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 शहजाद। नाविका जी देखिए, जिन लोगों ने अभी बात की अंबानी और अडानी की, उन्होंने 1,85,000। 1 सेकेंड नाविका जी, इस प्रकार से नहीं होता है। एक नाविका जी, 70 साल के अंदर
कांग्रेस की सरकार ने बनाए हैं और इन्होंने नाविका जी, जिन्होंने 1,85,000 करोड़ के लोन इन दोनों समूहों को अपने कार्यकाल में दिए थे, जिन्होंने इनके कई एसईजेड प्रोजेक्ट लगवाए, क्या वो ऐसे ही लगवा दे क्योंकि वो कोई नहीं थे? अगर वो 2014 से पहले नहीं थे कोई भी, तो उनको 1,85,000 करोड़ का लोन क्यों दिया? तो क्या वो लोन जो दिए वो गलत दिए? अरे जिन लोगों की प्रथा रही है विजय माल्या से लेकर तमाम बैंक फ्रॉडों को लोन देना और फिर उनको बाहर भेज देना और उनके संरक्षण में जाना, आज वो बात कर रहे हैं। सवालों का नहीं है कि राहुल गांधी ने क्या किया या नहीं किया और राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए वो सही हैं कि नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि इस देश में गरीबी बढ़ी है, ये आंकड़े कह रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है पिछले 2 सालों में, ये भी आंकड़े कह रहे हैं। कम से कम ये आंकड़े पिछले 7 साल के, इन पर सरकार ही जवाब दे सकती है। ये जवाब शायद कांग्रेस से मांगना गलत होगा। अगर हमें जवाब चाहिए और अगर राहुल गांधी ने ये सवाल उठाए तो जवाब उनके राज्यों में तो मांगेंगे उनके से जवाब। जी बिल्कुल। और ये लोकसभा में जो डिबेट चल रही है ये चलती रहेगी, ये चलती रहेगी। आज इस वक्त राहुल गांधी प्रेसिडेंट एड्रेस पर दे रहे थे जवाब जब सरकार का आएगा तो देखेंगे क्या जवाब दिया जाता है राहुल गांधी को। मैं अपने सारे मेहमानों को इस वक्त धन्यवाद करती हूं। शहजाद पूनावाला और स्मिता प्रकाश हमारे साथ बने रहेंगे और जुड़ेंगे हमारे साथ मालूक नगर साहब, लोकसभा के बीएसपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पब्लिक के सवाल। उत्तर प्रदेश में नेताओं के बयान विरोधी पर बेहद तीखे हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अलीगढ़ के अतरौली और बदायूं में चुनाव प्रचार किए। अमित शाह जी ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में अब बाहुबली नहीं बजरंग बली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुलंदशहर और मथुरा में थे। उन्होंने कहा कि दंगा कराने वालों और माफिया की गर्मी 10 मार्च के बाद शांत कर देंगे। उधर आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश और राष्ट्रीय लोक दल के चीफ जयंत चौधरी ने शामली से गाजियाबाद के लिए तक समाजवादी विजय यात्रा निकाली है। अखिलेश ने कहा कि ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी का है। इस बीच में बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज आगरा में पहली रैली कर चुकी हैं। अब की बार मायावती का चुनाव प्रचार फीका है, लेकिन मायावती की ताकत उनका चार्ट ऑफ वोट बैंक है और जिसे साइलेंट वोटर भी कहा जाता है। टाइम्स नाउ नवभारत ने वीटो के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में मायावती फैक्टर को लेकर एक फ्लैश सर्वे किया और हमने सवाल पूछा, यूपी में मायावती गेम चेंजर बन सकती है क्या? सहमत असहमत कह नहीं सकते। और इनके जब जवाब आए तो गेम 15% सहमत, 39% लोग समझते हैं कि असहमत हैं और 46% लोग कहते हैं कि अभी कह नहीं सकते मायावती का फैक्टर क्या होगा। दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, मायावती फिर से मुख्यमंत्री बन सकती हैं? हां कहने वाले सिर्फ 17% लोग, 82% ना कहते हैं। तीसरा सवाल जो हमने पूछा कि मायावती के कैंपेन में आने से किसे नुकसान होगा? बीजेपी, अखिलेश कह नहीं सकते। और इस पर बीजेपी को नुकसान कहने वाले कम लोग हैं, सिर्फ 12.5%, लेकिन अखिलेश को नुकसान होगा ये 54% लोग कह रहे हैं। कह नहीं सकते 33% लोग कह रहे हैं। आइए आज यही सवाल हम पूछते हैं अपने मेहमानों से। एक आखिरी सवाल, क्या मायावती का समर्थक चुपचाप वोटिंग करता है? हां नहीं कह नहीं सकते। और हां कहने वाले तकरीबन 47% लोग हैं। 30% कहते हैं कह नहीं सकते, 23% कहते हैं नहीं। तो 46 सैंपल साइज इस सर्वे का था 2355 और 46% लोग कह रहे हैं, 47 के करीब, कि मायावती का वोट साइलेंट हो सकता है। तो आज मेरा पहला सवाल, मालूक नागर साहब लोकसभा सांसद हैं बीएसपी से। मालूक साहब, आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या मायावती जी ने आज जो आगरा में रैली की है, इसके बाद
ये माना जाए कि साइलेंट वोट होगा, क्योंकि हर बार एक साइलेंट वोट की बात होती है और लोगों का कहना है कि ये साइलेंट वोट्स अखिलेश यादव को ज्यादा हर्ट कर सकता है बनाम इसके कि बीजेपी को हर्ट करेगा। आप क्या समझते हैं? देखिए, किसको हर्ट करेगा, किसको नुकसान करेगा, ये तो बिल्कुल एकदम अलग बात है। लेकिन ये सच बात है कि जो आपने भी सर्वे दिखाया, इससे हम सहमत नहीं हैं और हम आपके सर्वे को गलत कह नहीं सकते। 2007 में जब हमारी सरकार बनी थी तो सर्वे में केवल 40 सीट आ रही थी हमारी, और सर्वे में जब रिजल्ट निकल के आए तो 200 कुछ सीटें आई थी और हमारी सरकार बनी थी। 2019 के चुनाव में जब आ रहे थे तो सपा की सीट ज़्यादा बता रहे थे, हमारी सीट कम बता रहे थे। और जबकि 2019 में जिसका रिजल्ट मैं हूं सामने जीता हुआ बैठा हूं, 10 हमारे लोग जीत के आए, सपा के 5 जीत के आए और लोक दल का कोई भी नहीं आ पाया था। जो सर्वे वाली टीम जाती है गांव में, वो इतनी छोटी छोटी 3-3 फीट की गली हैं जहां हमारा मुख्य रूप से जो कैडराइज वोटर है जो रहता है, तो सर्वे करने वाले जो लोग कारों से जो अपने साधनों से जाते हैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो इसलिए क्या ये वोटर इतना साथ है कि मायावती जी को प्रचार करने की आवश्यकता ही नहीं है? क्या ये वोटर इतना आपके साथ खड़ा है और इतना चुपचाप खड़ा है कि प्रचार की आवश्यकता ही नहीं? क्योंकि आज पहली रैली हुई है मायावती जी की। मुझे बोलने दीजिए साहब, मुझे बोलने दीजिए। जिस दिन चुनाव डिक्लेयर किया था उसी दिन से चुनाव प्रचार रैलियों पर रोक लग गई। 1 तारीख से खुली है, आज 2 तारीख को रैली हो गई। सालों से पिछले हमारे बंद कमरे, बंद हॉलों में कैडराइज वोटर को कोऑर्डिनेटर सिस्टम से लगातार हम बूथ स्तर के लोगों को काम कर रहे हैं। सतीश मिश्रा जी पूरे यूपी में और हम लोग अपनी सभाएं करते घूम रहे हैं। चारों तरफ से जब देखते हैं तो एक ही चीज समझ आती है, टेलीविजन अखबार में हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग जो बहुत गरीब, दबे हुए, कुचले हुए और पढ़े लिखे भी कम हैं, वो लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। इसलिए टेलीविजन पे देखने वाले लोग, बोलने वाले लोग, अखबार में बोलने वाले लोग, वो अपनी पर ये पिछले चुनाव में नहीं था आशुतोष वर्मा जी, पिछले चुनाव में तो ऐसा नहीं था, क्योंकि 2014 हो, 2019 हो, 2017 के पोल हो, मायावती जी का और उनकी पार्टी का वोट घटता चला जा रहा है। और 2014 में तो 0 सीटें थी लोकसभा में, अब 10 हैं। और 2017 का भी परफॉर्मेंस अगर आप देख लें तो 22% वोटिंग हुई थी। लेकिन अगर इस बार बीएसपी समाजवादी पार्टी का वोट काटेंगी, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट बंटेगा, तो क्या आपको लगता है सपा को नुकसान हो सकता है? नहीं नाविका जी, देखिए आज हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं और आज 3 फरवरी है और 10 फरवरी से वोटिंग पड़नी है, मतलब मात्र 7 दिन बाद। 2 फरवरी है, 7 दिन बाद वोटिंग। तो अब मुझे लगता है कि ये चीजें इसके आगे बढ़ चुकी हैं कि कौन किसका वोट काटेगा, कौन किसका नहीं वोट काटेगा। इस उत्तर प्रदेश ने 5 साल में जो पीड़ाएं झेली हैं, उसके लिए उसको समझ में आ गया है कि लड़ाई में कौन उसके साथ में है और इस दम्भी सरकार को हटाने के लिए कौन पर्याप्त मात्रा में आगे बढ़ चुका है। तो मुझे लगता नहीं है कि अब वो कौन किसका वोट काटने वाली चीजें बहुत पीछे हो चुकी हैं। कई ओपिनियन पोलों में दिखाया कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, लगातार ये दिखता चला रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो विजय रथ आपने दिखाया भी कैप्शन में, वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और आज की डेट में 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम कहीं रेस में नहीं है, और आज वो मानने को तैयार है कि हाँ, ओपिनियन पोल भी बता रहे हैं कि हम रेस में आ चुके हैं, हम सामने सामने लड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। वोटर भी अपने आप को समझता है कि कौन था पिछले 100 दिनों से लगभग दिखाई नहीं पड़ रहा है, पब्लिक एक्सपीरियंस नहीं है, फिर अचानक आता है। ये बात मैं जरूर मानता हूं कि ओपिनियन पोल से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सैंपल साइज 23 से 56 लोगों का है और 23 करोड़ लोगों की जनता है। तो एक तरीके से ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये फ्लैट सर्वे है। पर चलिए, नेताओं को एक पंचिंग बैग चाहिए होता है और कोई भी सर्वे पंचिंग बैग होता है, तो चलिए यही मान लेते हैं। शहजाद पूनावाला जी, आप क्या प्रार्थना करेंगे? आपकी पार्टी क्या प्रार्थना करेगी कि मायावती जी ज्यादा अगर स्ट्रांग होती हैं तो फायदा आपको होगा?
ऐसा है, जो पार्टियां सफेद हाथी बन चुकी है उनसे तो कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, पर इस बार मैं आपसे कह सकता हूं, ना हाथ ना हाथी ना पिस्तौल ना सरिया, इस बार केवल केसरिया। देखिए, जिनका चोला समाजवादी हो, जिनकी सोच दंगावादी हो, जिनकी हरकतें जिन्नावादी हो और जिनका पूरा सपना परिवारवादी हो, वो बनते तमंचावादी है। ये काम की बात करते हैं, इनके नेता क्या कह रहे हैं? एक नेता कहता है हिंदू गर्दी हो रही है, 5 वर्षों से हिंदू गर्दी हो रही है। क्यों? क्योंकि नाहिद हसन से लेकर हाजी यूनुस तक, मुख्तार अंसारी से लेकर आजम खान तक आज कानून की चोट उन पर पड़ी है और माफियाओं का निजाम खत्म हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है और राम राज्य आया है। तो राम पर गोलियां चलाने वाले क्या बोलते हैं? ये हिंदू गर्दी है। मैं आज आशुतोष जी से पूछना चाहता हूं, स्वप्न तो श्री कृष्ण के आ रहे थे ना, आप बताइए कि अगर स्वप्न श्री कृष्ण के आ रहे थे तो आज जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, मतलब कांग्रेस के साथ बैठते बैठते कांग्रेस वाली हरकतें, उन्होंने हिंदू टेरर कहा तो आपने हिंदू गर्दी कह दिया। अगर आज आप हिंदू हैं और हिंदू मानते अपने आप को और इतने बड़े हिंदू होने का दावा करते हैं, श्री कृष्ण के स्वप्न आने का दावा करते हैं, बोलिए आप हिंदू गर्दी स्टेटमेंट के साथ हैं या खिलाफ है? और अगर खिलाफ है तो रफीक अंसारी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? बोलिए, अन्यथा आज से मत कहिएगा कि आपके स्वप्न में श्री कृष्ण आते हैं। आपके स्वप्न में केवल जिन्ना और तालिबान आता है, और जिन्ना और तालिबान आना लाजमी है, क्योंकि ना आपने किसानों के लिए कुछ किया, ना आपने गरीबों के लिए कुछ किया। आशुतोष जी जवाब देना चाहेंगे इससे पहले कि मैं स्मिता जी के पास जाऊं? किसानों को हमने 2.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी। हिंदू गर्दी क्या होता है? पहले तो मुझे इस शब्द का मतलब बता दीजिए। और हमारे रिपोर्टर ने दोबारा जाकर बात भी की। सांसद कहते हैं मैं अटल हूं, मैं अटल हूं। मुझे बोलना अलाव करिए, क्योंकि मुझे मुख्य रूप से जोड़ा गया है। प्लीज मुझे बोलना अलाव करिए बस। जी नविका जी, मैं इसका जवाब दूंगा बस 2 सेकंड। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए, पहले तो मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले डिबेट में आते हैं, फिर नविका जी की जगह ले लेते हैं। बताओ तुम ये बोलते हो कि नहीं, बताओ तुम ये बोलते हो कि नहीं, वरना देशभक्त नहीं हो, वरना तुम देशभक्त नहीं हो, तुम देशद्रोही हो। ये क्या कर रहे हैं भाई? ये क्या कर रहे हैं? आप तथ्यों में बात कर रही है, आप पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हो। आपके प्रत्याशी ने बोला है, आप उसके साथ है नहीं? नविका जी के काम करने दो, वरना संगीत सोम के लिए क्या? अरे नाविका जी को उनका काम पता है, तुम अपना काम करो, हिंदुओं को गाली देना आपका काम है। आशुतोष जी मदद के लिए धन्यवाद, मदद के लिए धन्यवाद, पर मुझे मदद की जरूरत नहीं है। बाल सफेद हो गए मेरे ये काम कर करके, तो मुझे मदद मत कीजिए, आप अपना जवाब दे दीजिए। क्योंकि मैं मलूक नागर साहब के से एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, पर क्योंकि आप काउंटर करना चाह रहे थे तो इसलिए मैंने आपको पहले समय दिया। मुझे आशुतोष जी कुछ बात अच्छा, मालूक नागर साहब को 1 मिनट लोकसभा वापस जाना है, तो मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ। मालूक नागर साहब, आप क्या समझते हैं, ये हिंदू गर्दी का चुनाव है? आप क्या समझते हैं ये बाहुबली का चुनाव है या बजरंग बली का चुनाव है? ये क्या चुनाव है उत्तर प्रदेश में इस बार? देखिए, ये जो अभी हमारे साथी बैठे हैं, शहजाद पूना वाला साहब, अभी पिस्तौल और सरिया की बात करी। किसी ने, अभी मैं दूसरे डिबेट पे बैठा था, कहीं पे चर्बी की बात हो रही है, कहीं पे गर्मी की बात हो रही है, कहीं पे हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, कहीं मंदिर मस्जिद की बात हो रही है। मैं तो अपना सिंपल कह रहा हूं, हम मस्जिद को भी मानते हैं, मंदिर को भी मानते हैं, गुरुद्वारे को भी मानते हैं, गिरजाघर को भी मानते हैं, और कट्टर मुसलमानवाद के भी खिलाफ है, कट्टर हिंदूवाद के भी पक्षधर नहीं है, उसके भी खिलाफ है। जो लोग, ये दोनों पार्टी एक दूसरे को कह रहे हैं, जिससे हमारे देश की छवि पूरे संसार स्तर पे बिगड़ रही है, जिससे पूरे संसार के निवेश करने वाले लोग हमारे देश में कम आएंगे। इनको समझना चाहिए, देश सबसे पहले है और देश की जनता सबसे पहले है। और कोरोना महामारी के बाद जो लोगों की सेहत खराब हुई है, जो लोगों की मानसिक स्थिति हुई है, जो लोगों की आर्थिक स्थिति हुई है, प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति हुई है, देश की जो आर्थिक स्थिति हुई है। अरे रफीक अंसारी जब हिंदू गर्दी की बात कर रहा था तो कोरोना काल की बात कर रहा था, बेरोजगारी की बात कर रहा था, महंगाई की बात कर रहा था। क्या आपने कभी मुस्लिम गर्दी कहा है? क्या आप कभी मुस्लिम गर्दी कहेंगे? केवल हिंदुओं को क्यों अपमानित किया जाता है? स्मिता प्रकाश जी, सर्वे पर लौटती हूं, क्योंकि यहां तो चुनाव का ऐसा गर्म वातावरण हो जाता है कि हम सर्वे अगर करते हैं और लोग ये बताते हैं
कि जो बीएसपी का सपोर्टर है वो कभी शायद खुल के सामने नहीं आता। ये पहले भी कुछ बार चुनाव में ऐसा देखा गया है। आपको लगता है कि कोई अंडर करंट है उत्तर प्रदेश में बीएसपी की, और क्या आप इस सर्वे से इतने दूर तक तो कम से कम सहमत हैं कि जो बीएसपी का वोटर है वो शायद खुल के आगे नहीं आता और फेर बदल कर सकता है चुनाव के रिजल्ट में? इसका एक अंदेशा हमेशा रहता है। नाविका जी, मुझे 1 मिनट के लिए बोलने दो, फिर मैं पार्लियामेंट जाता हूँ। प्लीज 1 मिनट के लिए बोलने दो बस। है कि बीएसपी नहीं सर, आप बोल चुके हैं, आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैं चुपचाप बैठी थी अब तक, प्लीज आप मुझे बोलने आप बोलिए स्मिता जी, देखिए, आपके बीएसपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि जो गलियां इतनी तंग है, हमारे वोटर ऐसे जगहों में बैठते हैं जहां पर गलियां इतनी तंग हैं कि सर्वे वाले वहां पहुंच नहीं सकते हैं। सॉरी सर, अब वो गलियां जो तंग हैं जहां पे गाड़ियां पहुंच नहीं सकती, वो ऐसी गलियां कम होती जा रही हैं। उन गलियों में भी जो गरीब से गरीब आदमी है उसके पास भी किसी ना किसी के पास तो फोन होता है और उस फोन के जरिए सर्वेस किए जाते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि सर्वे वाला अब पर्चियां लेके हर गली में जाता है। ये सब मॉडर्न तरीके होते हैं सर्वेस करने का। एक तो मैं वो बात अलग करती हूँ। दूसरा, नाविका, हम लोग ना बार बार सपा बीजेपी की बात करते हैं, लेकिन आज सबसे खास बात है कि मायावती 140 या 45 दिन के बाद आज चुनाव प्रचार के लिए उतरी हैं। उन्होंने आगरा में आज सबको तीनों को मतलब आड़े हाथ लिया है, बीजेपी को भी और सपा को भी और कांग्रेस को भी। उन्होंने कहा कि सपा का कार्यकाल जो है वो गुंडागर्दी वाला काल था। उन्होंने कांग्रेस को कहा कि उनकी नीतियों की वजह से अभी भी जो दलित है अभी भी पिछड़ा है। उन्होंने बीजेपी को भी कहा कि उनकी वजह से द दलित्स आर स्टिल वेरी बैकवर्ड इन दिस, और वहां तक पहुंच नहीं पाया है, डेवलपमेंट हैज नॉट रीच। और फिर जवाब में अमित शाह ने कहा कि ये बुआ भतीजा की जो जोड़ी है उसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा इन्होंने किया क्या है उत्तर प्रदेश के लिए, कहा कि जो गैस है, टॉयलेट है और जो डेवलपमेंट है, जो घर बने हैं, वो सब मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। मायावती ने भी कुछ नहीं किया, अखिलेश ने भी कुछ नहीं किया। तो आज आप देख रहे हैं कि मायावती के उतर जाने से जो एक सस्पेंस बना हुआ था कि ये जो साइलेंट वोटर है क्या वो सपा के पास जाएगा, मायावती ने आज क्लैरियन कॉल दे दिया है, आज कह दिया है कि सपा के साथ नहीं जाना है। तो जो उनके जो उनका जो एक डेडिकेटेड वोटर बेस है, उनको डायरेक्शन मिल गया है कि सपा के साथ नहीं जाना, चाहे आप बसपा को वोट। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा आपने। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है कि जो एंटी गवर्नमेंट वोट है, यानी कि बीजेपी के खिलाफ का जो वोट है, अगर उसके हिस्सेदार कई हो जाएंगे, कांग्रेस, बसपा, सपा, तो किसको असर ज्यादा करेगा? भाई, हमने जो चुनाव के सर्वे दिखाए हैं उसमें इस वक्त लग रहा है कि बीजे हल्का सा आगे ही चल रही है। लेकिन अगर ये वोट बढ़ता है तो क्या होगा? कहानी में नया ट्विस्ट आएगा। और इस देश की जनता हमेशा अपना जो मत है वो ईवीएम में बटन दबाकर ही बताती है। जी हाँ, कई बार नेता हमें कहते हैं कि सर्वे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार सर्वे पकड़ लेते हैं किस तरफ की हवा है, लेकिन कई बार चुनाव इस तरह के परिणाम देता है कि बस जनता का मन सबको दंग करके छोड़ देता है। तो क्या होगा 10 मार्च को ही पता चलेगा। अभी तो सिर्फ रैली और तापमान बढ़ता हुआ राजनीति का दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, पर आगे के हफ्तों में, क्योंकि बस 4 हफ्तों में हमें पता चल जाएगा उत्तर प्रदेश में सरकार बना कौन रहा है। और इन 4 हफ्तों में टाइम्स नाउ नवभारत रखेगा आपको खबर के लिए सबसे आगे, क्योंकि हम लाएंगे हर कोने से उत्तर प्रदेश की खबर, बल्कि सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड से भी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और आज अपने मेहमानों से लेती हूं इजाजत। दर्शकों, नमस्कार, प्रणाम, और अपने मेहमानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।